गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने हेलो एल्केन के जो क्लासिफिकेशन है यानी हेलो एल्केन का वर्गीकरण ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन की क्रियाविधि क्या होती है, कैसे बनाया जाता है, क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सारे टॉपिक्स पर आज हम जो है डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन डेरिवेटिव्स यानी मोनो हेलो एल्केन व्युत्पन्न। मोनो हेलो एल्केन अगर कल भूल गए हैं कुछ लोग तो मैं याद दिला देता हूँ। मोनो हेलो एल्केन का मतलब होता है कि जब हम किसी एल्केन में केवल एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके, केवल एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह हेलोजन समूह जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इन चारों में से कोई भी एक परमाणु हो सकता है उसे विस्थापित कर देते हैं, उसे लगा देते हैं, तो हमारा जो डेरिवेटिव होता है एल्केन का वो कहलाता है मोनो हेलो एल्केन डेरिवेटिव या मोनो हेलो एल्केन व्युत्पन्न। यहाँ पर मोनो का मतलब है एक, हेलो का मतलब होता है हेलोजन और एल्केन का मतलब है एल्केन में, तो मोनो हेलो एल्केन व्युत्पन्न। इनका नामकरण देख लीजिए, नॉमेनक्लेचर। साधारण नाम कैसे पड़ता है इनका, तो इस पद्धति में मोनो हेलोजन एल्केन व्युत्पन्नों का नामकरण एल्किल हैलाइड के रूप में करते हैं। यहाँ पर एल्किल वर्ड का मतलब होगा जो भी आप एल्किल समूह, जो भी चेन आपकी होगी, जैसे एक कार्बन की है तो मेथिल, दो कार्बन की एथिल, तीन कार्बन की प्रोपेल, ब्यूटेल, पेंटेल, हेक्सेल, हेप्टेल, ऑक्टेल, नोनेल, इस तरह से चलती है। डिपेंड करता है कितने कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट हैं। और लास्ट में उसमें क्या लगा देते हैं, हैलाइड। हैलाइड का मतलब जो भी आपका हेलोजन आप यूज़ करोगे उसका नाम, जैसे कि क्लोरीन हेलोजन यूज़ किया है तो क्लोराइड, फ्लोरीन किया है फ्लोराइड, ब्रोमीन किया है ब्रोमाइड, आयोडीन किया है तो आयोडाइड, तो नाम क्या हो जाएगा। जैसे हमने एक कार्बन का मेथिल ग्रुप ले लिया और इसमें लगा दिया क्लोरीन, तो हमारा नाम पड़ गया मेथिल क्लोराइड। दो कार्बन का हमने डेरिवेटिव लिया, यहाँ पर हमारा पेरेंट चेन जो है CH3CH2, तो ये एथिल ग्रुप है हमारा, इसमें क्लोरीन लगा है तो एथिल क्लोराइड। इसी तरह से इसकी जो नेमिंग होती है वो मतलब जो साधारण जनरल नेम होता है वो इस तरह से किया जाता है। IPAC नेमिंग क्या होगी इसकी, IPAC नेमिंग होती है इसकी हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में जो हेलोजन है ये आएगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए, और एल्केन जो आएगा वो आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो पेरेंट चेन होती है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमारा है CH3Cl, तो इसका अभी आपने साधारण नाम, जनरल नेम जो पढ़ा था वो पढ़ा था मेथिल क्लोराइड, लेकिन इसी का IPAC नेम क्या होगा, तो IPAC नेम लिखते समय जो हेलोजन का नाम है वो पहले आ जाता है और जो आपका एल्केन ग्रुप है उसका नाम हम बाद में लिख देते हैं। जैसे कि आप देखिए नाम क्या पड़ जाएगा, तो क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के लिए हेलो वर्ड आएगा क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, तो यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन, तो ये होता है इनका IPAC नेम। दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्किल ग्रुप का नाम पहले आता है साधारण नाम में, और जो आपका हेलोजन का नाम आता है वो हैलाइड के रूप में बाद में आता है, जबकि IPAC नेम में हेलोजन का नाम हेलो के रूप में पहले आता है और जो आपका चेन होती है उसका नाम बाद में आता है। तो ये था हमारा नेमिंग। अब चलते हैं हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एल्केन का या एल्किल हैलाइड्स का वो है फ्रॉम एल्केन्स। भाई एल्केन से, एल्केन में ही डेरिवेटिव हमें लगाने हैं, एल्केन में ही सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से एल्केन बनाने की जो क्रियाविधि होती है, जो मैकेनिज्म होती है, जो रिएक्शन होती है वो सबसे इजी होती है। करना क्या होता है, आप कोई भी अपना एल्केन ले लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने मीथेन ले लिया, एक कार्बन है तो मेथ, और क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो मीथेन, और इसमें आपको क्या कराना है, जिस भी हेलोजन एटम को आपको सब्स्टिट्यूट कराना है, जो भी आपको हेलोजन ग्रुप यहाँ पर लगाना है उसकी प्रेजेंस में, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, HNu का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब आप ये रिएक्शन कराएंगे तो देखिए होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। CH4 है तो CH4 का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। हमने क्या किया, हमने क्लोरीन Cl2 के मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराई, तो यहाँ से जो Cl2 है वो एक क्लोरीन निकल करके क्या करेगा, इस CH4 के एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl बना करके रिमूव हो जाएगा, और एक क्लोरीन जो बच गया वो जा करके उस CH4 में ऐड हो जाता है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ तो और ईजिली आप इसको समझ पाएंगे कि क्या एक्चुअली में हो रहा है।
ये देखिए हमने CH4 के स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लिया है। कार्बन से ये 4 हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मीथेन है हमारा, और क्लोरीन का अटैक कराने जा रहे हैं। हमें बनाना है इस एल्केन से हेलो एल्केन हमारा। तो होता क्या है इस रिएक्शन में, जैसे ही सनलाइट पड़ती है, सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सनलाइट पड़ती है, तो ये जो बॉन्ड होता है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, वो ब्रेक हो जाता है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड फिजन होने की वजह से, यानी कि बंध टूटने की वजह से, ये जो एकल बंध है कैसे बना होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके बीच साझा हुआ होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चला जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास। तो इन क्लोरीन के पास, दोनों के पास क्या हो जाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक उसी समय सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर कार्बन और एक हाइड्रोजन, किन्हीं चारों में से किसी भी एक हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। फॉर सपोज हमने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। तो अब रिएक्शन क्या होगी, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड करके HCl बना लेगा। ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलकर के क्या बना लेंगे, HCl। वो HCl जो है गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। उसी समय यहाँ जो ये क्लोरीन प्रेजेंट है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन के पास जाता है और ये जो क्लोरीन है इस कार्बन के साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए CH4 था, Cl2 ने अटैक किया करके, तो एक Cl एक हाइड्रोजन के साथ HCl बना करके रिमूव हो गया और एक क्लोरीन जो है वो जा करके इस मीथेन से जुड़ गया। तो फॉर्मूला बन गया CH3Cl। भाई एक हाइड्रोजन हट गया तो CH3 बचा और एक Cl जुड़ गया तो Cl आ गया, CH3Cl हो गया। अगर आप चाहें तो यहीं पर इस रिएक्शन को रोक सकते हैं और अपना ये जो आपने बनाया है मोनो हेलो एल्केन है ये, क्योंकि एक ही क्लोरीन यहाँ पर आपने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया। इसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड या फिर आप इसको क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं, इसको सनलाइट में रखे रहते हैं इस क्लोरोमीथेन को, और इसमें फिर से क्लोरीन जो है अटैक कराते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फिर क्या होगा, फिर से एक क्लोरीन जो है वो दूसरा एक हाइड्रोजन उठाएगा, उसके साथ HCl बना के निकल जाएगा और अब यहाँ पर 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। तो नाम हो जाएगा CH2Cl2, जिसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। भाई 2 क्लोरीन आ गई तो डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह से आप एक और क्लोरीन की रिएक्शन करा दीजिए इस डाइक्लोरोमीथेन से, तो फिर वही चीज़ होगी कि एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर के हट जाएगा, HCl बना लेगा और एक क्लोरीन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो पहले 2 क्लोरीन थे, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन निकल गया और एक क्लोरीन जुड़ गया, तो अब फॉर्मूला बन गया CHCl3, जिसको कहेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। ये आपका क्लोरोफॉर्म कहलाता है। यहीं पर अगर आप रिएक्शन को रोक देते हैं तो आप क्लोरोफॉर्म अलग कर सकते हैं, और अगर रिएक्शन आप कंटिन्यू करते हैं तो देखिए रिएक्शन कंटिन्यू करने पे क्या होगा, फिर से हम जो है यहाँ पर क्लोरीन का अटैक कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। तो एक क्लोरीन जो है वो हमारे एक हाइड्रोजन के साथ मिल करके HCl बनाकर रिमूव हो जाता है और एक क्लोरीन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो जो एक हाइड्रोजन बचा था वो भी निकल गया और 3 क्लोरीन में एक क्लोरीन और जुड़ गया। तो फाइनली जो बनता है वो बनता है CCl4। यानी कि अगर आप अलग अलग लेवल्स पर रिएक्शंस को रोक देते हैं तो आपको क्या मिल सकता है, मीथेन से क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन से डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन से ट्राइक्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरोमीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये आपको मिल सकते हैं। 4 डेरिवेटिव्स यहाँ पर आप बना सकते हैं, लेकिन हमें फोकस करना है मोनो हेलो एल्केन में। तो आई होप ये रिएक्शन आपको ईजिली क्या हो जाएगी, समझ में आ गई होगी। किसकी प्रेजेंस में होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में। आप यहाँ पर जिस तरह से आपने क्लोरीन लिया आप ब्रोमीन भी ले सकते हो, तो उस कंडीशन में सब में Br जुड़ता चला जाएगा और सेम रिएक्शन फॉलो होती जाएगी। दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन की, वो पढ़ेंगे हम एल्कीन से। अभी हमने पढ़ी थी एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड से, अब हम पढ़ेंगे एल्कीन से। देखिए क्या होता है इसमें, एल्कीनों पर भाई जब एल्केन था तो आप क्या करा रहे थे, सीधे सीधे डायरेक्ट हेलोजन का अटैक करा रहे थे। क्लोरीन के Cl2 का, ब्रोमीन के Br2 का, या आयोडीन के I2 का, फ्लोरीन के F2 का, आप इस तरह से अटैक करा सकते हैं। लेकिन जब आपको एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप कभी भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन डायरेक्ट अटैक नहीं करा सकते हैं। आपको लेना पड़ेगा हेलोजन एसिड, कोई भी हेलोजन, जिस हेलोजन को आपको यहाँ पर ऐड करना है। जैसे क्लोरीन को ऐड करना है तो क्लोरीन का आपको एसिड लेना पड़ेगा, ब्रोमीन को ऐड करना है, ब्रोमीन को अगर आपको ऐड करना है तो ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन का एसिड, आयोडीन को ऐड करना है तो आयोडीन का एसिड आप लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें फॉर एग्जांपल क्लोरीन को ऐड करना था तो क्लोरीन का एसिड होता है HCl, तो आप एल्कीन, जो भी एल्कीन आप लेंगे उस पर HCl का क्या कर देंगे, अटैक करा देंगे। देखिए ये हमने एथिलीन ली,
एथिलीन में HCl का जब अटैक कराया तो सेम प्रोसेस होती है। देखिए प्रोसेस क्या होती है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और हमें जा करके हेलोजन को यहाँ पर ऐड करना है। तो उस कंडीशन में ये जो HCl आप देख रहे हैं HX लिखा हुआ है यहाँ पर, फॉर सपोज HCl इस तरह से लिखा होगा, तो HCl में ये जो हाइड्रोजन है और ये जो क्लोरीन है आपकी, इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर भी फिर से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। और ठीक उसी समय यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं दोनों कार्बन्स के बीच में, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या हो जाता है, कोई भी एक बॉन्ड, चाहे ऊपर वाला बॉन्ड चाहे नीचे वाला बॉन्ड, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक होकर के वो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन जो है दोनों कार्बन्स पर ट्रांसफ़र कर देता है। अब आगे की रिएक्शन क्या होती है कि यहाँ पर ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है H और Cl के बीच में, तो हाइड्रोजन जो है दोनों में से किसी भी एक कार्बन के पास जा करके क्या कर लेगा, CH2 को CH3 में कन्वर्ट कर देगा और दूसरे कार्बन से जुड़ जाएगा जाके आपका क्लोरीन। तो देखिए ना, अब आपका रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बना वो क्या बन गया, ये CH2 था, तो हाइड्रोजन इन्होंने यहाँ पर इस कार्बन पे जोड़ा है तो CH2 किस में कन्वर्ट हो गया, CH3 में कन्वर्ट हो गया। और जो आपका हेलोजन है, जो क्लोरीन है, वो जाकर के इस कार्बन पे जोड़ा है तो उसका स्ट्रक्चर हो गया CH2X, तो फाइनली बन गया CH3CH2X। तो आपकी एथिलीन जो है वो एक हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका है और डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बचा है, तो ये जो एल्कीन थी वो एल्केन में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। और इस तरह से हमने एथिलीन को एथिल हैलाइड, आप क्लोरीन लेंगे तो एथिल क्लोराइड नाम हो जाएगा इसका, वो हमने क्या कर लिया, बना लिया। यहाँ पर नोट करने वाला जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जो एथिलीन ली थी, जो यहाँ पर एल्कीन ली थी, उसमें दोनों तरफ CH2 ग्रुप ऐड था, इस वजह से यहाँ पर दिक्कत नहीं आई, हाइड्रोजन किसी भी कार्बन के पास चला गया, क्लोरीन भी किसी भी कार्बन के पास चला गया। लेकिन अगर इसी केमिकल रिएक्शन में आपके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो अगर इक्वल नहीं होते, फॉर सपोज कि एक तरफ जो है 3 कार्बन होते हैं और एक तरफ 1 कार्बन, या एक तरफ 2 कार्बन दूसरी तरफ सिर्फ 1 कार्बन होता, तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन और क्लोरीन वो किसी भी एटम पर या किसी भी कार्बन पर जाकर नहीं जुड़ सकते थे। फिर उसके लिए उनको एक रूल फॉलो करना पड़ता है, इस रूल का नाम होता है मार्कोनिकॉफ नियम, यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल। ये क्या कहता है, यह कहता है कि यदि द्विबंध असम्मित हो, यानी कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो असिमेट्रिक हो, असिमेट्रिक का मतलब कि एक जैसा ना हो। देखें यहाँ पर डबल बॉन्ड के एक तरफ तो CH2 है, दूसरी तरफ यहाँ पर CH के साथ एक और कार्बन जुड़ा होगा, या R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप, फॉर सपोज हमने यहाँ पर CH3 ले लिया, तो डबल बॉन्ड के एक तरफ क्या है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ सिर्फ 1 कार्बन है। तो अब ये जो HX है, फॉर सपोज ये HX की जगह HCl है, तो ये HCl में हाइड्रोजन जा करके किसी भी कार्बन पर नहीं जा सकता है। अब रूल क्या होगा वो पढ़ लेते हैं। असम्मित एल्कीन पर HBr या HCl का योग बेंजाइल पर ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो उत्पाद जो होता है, तो अभिक्रिया जो होती है वो 2 कंडीशन में हो सकती है। एक देखिए यहाँ पर B और C पॉइंट 2 हैं, एक या तो ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी, एक या तो मार्कोनिकॉफ रूल के अपोजिट हो सकती है। आप ध्यान से समझिएगा कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी तो क्या होगा, देखिए आप स्ट्रक्चर में खुद देख सकते हैं, जो HX है ये ब्रेक हुआ, जो हाइड्रोजन है वो किस पर ऐड हुआ है, आप देखिए यहाँ CH2 था, CH2 की जगह क्या हो गया, CH3 हो गया। यानी कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन्स में से उस कार्बन में जाकर जुड़ा जिसके पास क्या था, कार्बन जो है नंबर ऑफ कार्बन क्या थे, कम थे। भाई डबल बॉन्ड के इस तरफ क्या है, एक से ज़्यादा कार्बन एटम है, इधर सिर्फ 1 कार्बन एटम है, तो इधर कार्बन एटम क्या है, कम है ना, तो हाइड्रोजन आपका जाकर के उसी कार्बन पर जुड़ जाता है। या इसको आपको और इजीली समझना हो तो बस इतना याद रखना, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो आपका H वाला पार्ट है, हाइड्रोजन वाला पार्ट है, वो उस कार्बन से जुड़ेगा जाकर जिसमें पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा। बताइए डबल बॉन्ड में इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है, हम सिर्फ इन्हीं दोनों कार्बन को कंपेयर कर रहे हैं। तो जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, हमारे HCl में से हाइड्रोजन वाला पार्ट उसी कार्बन से जुड़ जाता है।
तो जब हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा जा करके, तो जो बचा हुआ हेलोजन वाला पार्ट है वो किससे जुड़ेगा, वो दूसरे कार्बन पर जुड़ जाता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 था, HX का अटैक हुआ, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन से जुड़ा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। आपको सिर्फ उन दोनों कार्बन्स को कंपेयर करना है जिनके बीच में डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन्स के बीच में फॉर्म हो रहा है, तो यह हाइड्रोजन जाकर इस कार्बन से जुड़ गया क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। तो ये CH2 CH3 में कन्वर्ट हो गया, और ये जो X है, ये जो हेलोजन है वो जाकर के यहाँ इस कार्बन से जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा CHX। तो इस तरह से आपका जो एल्कीन है वो जाकर के किस में कन्वर्ट हो गई, हेलो एल्केन में। कब, जब आपके कार्बन क्या हो, एसिमेट्रिक हो, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो कार्बन है उसमें हाइड्रोजन एटम की संख्या, हाइड्रोजन एटम्स के जो नंबर हैं वो डिफरेंट हो। ये था आपका मार्कोनिकॉफ रूल। अब आते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि मार्कोनिकॉफ का विपरीत नियम। ये क्या कहता है कि सेम रिएक्शन में अगर आप क्या ले लो, बेंजोइल परऑक्साइड ले लो, यानी कि यही रिएक्शन आप किसके प्रेजेंस में ले लो, बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में, यानी कि इसकी उपस्थिति में कराते हो, तो पूरा जो प्रोसेस अभी आपने पढ़ी पूरी उल्टी हो जाती है। क्या होता है देखिए, यहाँ पर हमने क्या लिया, हमने प्रोपीन लिया यहाँ पर, ठीक है। हम अब HCl बहुत देर से पढ़ रहे थे, हम यहाँ पर HBr का अटैक करने जा रहे हैं। ये आपका हेलोजन ब्रोमाइड है, ये जो आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है ये एक एसिड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है। HBr के बीच में यहाँ पर ऐसे ही सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा आपका, और ये सिंगल बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के पास आ जाएगा। यहाँ पर आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड से जो दोनों कार्बन जुड़े हुए हैं उनमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ये अलग अलग है। देखिए इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो हम चाहते तो इसको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जोड़ देते, तो हाइड्रोजन जाकर यहाँ पर जुड़ जाता जहाँ पर पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है, और जो Br है वो कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ जाता। लेकिन हमने क्या ले लिया, हमने अब ले लिया है बेंजाइल परऑक्साइड, तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो जाकर के उस कार्बन से जुड़ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है, और जो हेलोजन वाला पार्ट है, यानी कि यहाँ पर जो ब्रोमीन वाला पार्ट है, ये उस कार्बन से जुड़ जाएगा जाकर जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या परऑक्साइड इफेक्ट, या खैरास प्रभाव, या खैरास इफेक्ट। तीनों का मैं मतलब भी बता देता हूँ। परऑक्साइड इफेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेंजोइल परऑक्साइड की वजह से ये इफेक्ट आया। खैरास इफेक्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खैरास साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। और एंटी मार्कोनिकॉफ इसलिए कहा गया, या मार्कोनिकॉफ का विपरीत नियम इसलिए कहा गया क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ के जस्ट अपोजिट मेथड शो करता है। तो ये था हमारा एल्कीन से हेलो एल्केन बनाने की प्रोसेस, जिसमें आपने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल पढ़ा। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप फिर से इस वीडियो को जब रिपीट करके देखेंगे तो ईजिली आप समझ पाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो हमने लिया है अल्कोहल से। डायरेक्टली हो सकता है वहाँ पर आपसे पूछ ले रिएक्शन में कि हाउ विल यू फॉर्म हेलो एल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल, आप हेलो एल्केन्स को अल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको ये केमिकल रिएक्शन वहाँ पर लिख कर आनी होगी। देखिए क्या होता है, अल्कोहलों को एल्किल हैलाइडों में परिवर्तित करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हैलोजन अम्ल से क्रिया करा सकते हैं। हैलोजन अम्ल मीन्स हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स HCl, HBr ये सब क्या होते हैं, आपके हैलोजन अम्ल कहलाते हैं, हैलोजन एसिड कहलाते हैं। क्या करना है कि अल्कोहल की रिएक्शन डायरेक्टली आप जा करके कंसनट्रेट हैलोजन एसिड से करा दीजिए, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2, निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में जब आप कराएंगे तो यहाँ पर जो आपका अल्कोहल है वो डायरेक्ट एक हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर आपका रिमूव हो जाता है। ZnCl2 जो है यहाँ पर एक कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पर रिएक्शन में अनयूज्ड रहता है। रिएक्शन देखिए क्या हुई, आपने अल्कोहल लिया ROH, R की जगह कोई भी अल्कोहल ग्रुप है, आप CH3OH ले लो, यहाँ पर ये मैंने CH3OH ले लिया, प्लस HCl के साथ जब ये आप रिएक्शन कराओगे कैसा होना चाहिए, सांद्र यानी कि कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। तो CH3OH की रिएक्शन जब आपने कराई HCl से किसकी प्रेजेंस में,
एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो CH3OH किस में कन्वर्ट हो गया, CH3Cl में, और वाटर आपका निकल गया। कुछ लोगों को रिएक्शन समझ में भी आ गई कि एक्चुअली में रिएक्शन में हुआ क्या। देखिए CH3OH का जो OH था वो H के साथ क्या हो जाता है, मिल करके वाटर बना लेता है। यहाँ पर OH और H मिल करके वाटर बना लेंगे और Cl जा करके यहाँ पर जुड़ जाएगा। वाटर रिमूव क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर कैटलिस्ट क्या यूज़ किया, एनहाइड्रस ZnCl2, निर्जल ZnCl2। जहाँ पर भी कोई आप एनहाइड्रस सब्सटेंस यूज़ कर लोगे वहाँ से तुरंत वो क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जल को निकाल देगा। एक चीज़ बस ये याद रखेंगे, जो अगर आप फॉर सपोज कि आपके सामने 3 अल्कोहल रखे हों, टर्शरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि तृतीय का अल्कोहल, द्वितीय का अल्कोहल और प्राथमिक अल्कोहल, ये तीनों अगर प्रेजेंट हों तो उस कंडीशन में जो रिएक्टिविटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी टर्शरी अल्कोहल की, फिर उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल की और उससे कम प्राइमरी अल्कोहल की। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी ये क्या होते हैं, ये मैंने कल की एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि टर्शरी कार्बन जो होगा, अगर आपका अल्कोहल ग्रुप जो है, जैसे यहाँ पर OH है, वो टर्शरी कार्बन से जुड़ा होगा तो टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी, और प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होगा तो प्राइमरी। टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी पहचानने की जो मेथड होता है, क्या बताया था कि जिस कार्बन से, जैसे यहाँ पर अल्कोहल की बात करें हम, ग्रुप कोई भी हो सकता है, यहाँ पर अल्कोहल ले लिया, तो जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उससे कोई भी और केवल एक कार्बन जुड़ा हो, यहाँ पर केवल एक कार्बन जुड़ा हो और 2 हाइड्रोजन जुड़े हों, तो ये कहलाएगा प्राइमरी। ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी। अगर जिस कार्बन से आपका अल्कोहल जुड़ा है उससे 1 और 2 कार्बन जुड़े हों और सिर्फ एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो ये कार्बन कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। और ठीक इसी तरह से जिस कार्बन से आपका OH जुड़ा होगा उस कार्बन से अगर तीनों तरफ क्या हो, 3 कार्बन जुड़े हों, तो उस कंडीशन में ये आपका जो ये वाला कार्बन होगा ये कहलाएगा टर्शरी कार्बन, यानी कि तृतीयक अल्कोहल। आई होप कि ये आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। तो आज हमने 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, अल्कोहल से, एल्केन से और एल्कीन से, जिसमें आपने मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है, क्योंकि कभी कभी वो जो है पूछ लेता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बोरोडीन हंसडेकर अभिक्रिया, यानी कि बोरोडीन हंसडेकर रिएक्शन। ये जो है क्योंकि नेम्ड रिएक्शन है, एक नामी अभिक्रिया है, तो ये भी आपकी बोर्ड में पूछी जा सकती है। इस रिएक्शन में होता क्या है, बहुत सिंपल है। वसा अम्लों के सिल्वर लवण Br2 या CCl4 से क्रिया कराने पर ब्रोमो एल्केन देते हैं। ब्रोमो एल्केन बनाने की यह मेथड ऑफ प्रिपरेशन है क्या, वसा अम्ल। वसा अम्ल का मतलब जो फैटी एसिड्स होते हैं आपके, हायर फैटी एसिड जो होंगे उनके जो सिल्वर सॉल्ट होंगे, हायर फैटी एसिड्स के सिल्वर सॉल्ट जो होते हैं वो ब्रोमीन से रिएक्शन कराने पर, किसकी प्रेजेंस में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर क्या देते हैं, ब्रोमो एल्केन देते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड निकल जाता है। तो ये देखिए, ये आपका एक सिल्वर जो है सिल्वर यहाँ पर प्रेजेंट है और ये आपका फैटी एसिड। तो फैटी एसिड का सिल्वर सॉल्ट यहाँ पर आपका जो है वो दिया हुआ है, यानी कि वसा अम्लों का सिल्वर लवण यहाँ पर आपको गिवन है, जिसकी रिएक्शन आपको Br2 से करानी है। किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। आसवन का मतलब होता है यहाँ पर डिस्टिलेशन कराया जा रहा है, हीट करा जा रहा है, हम गर्म कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है यहाँ पर, ये जो आपका फैटी एसिड है वो एल्किल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है और सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म होता है। अगर यहाँ पर आप R की जगह, एल्किल की जगह कोई यहाँ पर फैटी एसिड ले लेते हैं, कोई एल्किल ग्रुप ले लेते हैं, फॉर सपोज हमने यहाँ पे एथिल ग्रुप ले लिया, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 COOAg। इसकी रिएक्शन आपने Br2 से कराई तो Ag और Br जो है वो निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Br, और ये जो CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में यहाँ पर बाहर निकल जाती है। तो सिल्वर प्रोपेनोइड जो है वो ब्रोमो इथेन में कन्वर्ट हो गया। नाम क्या है इसका, बोरोडीन हंसडेकर रिएक्शन। आज के लिए इतना ही एक्सप्लेनेशन। कल हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड वीडियोस को पूरा देखिए एक्सप्लेनेशन को, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओके क्लास, थैंक यू।